स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की, और ख़ास तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को प्लान कैसे किया गया था, ऐसी क्या खुफिया जानकारियां थीं उस समय सरकार के पास जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया। क्या कहा इंदिरा गांधी ने अपनी दूरदर्शन पर रात के 8:30 बजे जो एक उनका एड्रेस होना था दूरदर्शन पर नेशन के लिए, तो उसमें उन्होंने क्या कहा ऐसा जिसके बाद में ये जो चीज़ें थी अचानक से तेज़ी पकड़ती हैं। क्या इंदिरा गांधी ने अपनी जो आयरन लेडी की छवि थी उसको बरकरार रखने के लिए या उसको एक बार फिर से रिएक्टिव करने के लिए ये सब कुछ किया था। कई सारे सवाल उठते हैं, कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हैं, क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत सी बातें इस पर कहते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा मुद्दा क्या था ये आज आपको पता चलेगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में तो आप जानेंगे ही, साथ ही साथ प्लानिंग कैसे हुई थी, हिस्ट्री क्या रही है उस समय की सन 84 की, ये भी आपको पता चलेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 1980 से। ये जो 80 का दशक था, इनफैक्ट आप अगर देखें तो 70 के दशक के जो आखिरी कुछ साल थे वहीं से ये सिख एक्सट्रीमिज़म कहें या फिर खालिस्तान मूवमेंट कहेंगे इसको, ये शुरू हो चुका था और देश भर में इसकी चर्चा होती थी। पंजाब में माहौल जो था वो ख़राब होने लगा था, आतंक फैल रहा था यहाँ से वहाँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। पंजाब के अंदर जो हिंसा की आग थी वो बहुत तेज़ी से भड़कने लग रही थी। इसके बाद इस पूरे आंदोलन का, इस खालिस्तान मूवमेंट का एक जो लीडर था जर्नैल सिंह भिंडरावाले जो था वो अपने आर्म्ड सारे गार्ड्स के साथ में, जो उसके साथ में लोग रहते थे सारे हथियारबंद, उनके साथ में सीधा उसने गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपने का निर्णय ले लिया था। उसके बाद वहाँ पे जाके छुप जाता है। गोल्डन टेम्पल एक बहुत ही प्रसिद्ध और धार्मिक जगह, धार्मिक स्थल, बहुत मान्यता है। गोल्डन टेम्पल के अंदर कब्जा हो गया भिंडरावाले का। ये सारी चीज़ें चलती रहीं, लोगों को यहाँ से मारा जाता रहा, तमाम सारे कत्ल किए गए और उसके बाद यहाँ पे जाके छुप जाया करते थे लोग। सारी चीज़ें देखते देखते साल 1984 आ जाता है, 1984। अब यहाँ से होती है असली प्लानिंग शुरू। ये प्लान दरअसल पहले से बना लिया गया था, लेकिन फाइनल जो इसका एग्जीक्यूशन था वो अब शुरुआत उसकी हो गई थी। 28 मई की तारीख 1984 दिल्ली में सुबह सुबह पंजाब के जो गवर्नर थे उस समय BD पांडे, उनको बुलाया जाता है एक अर्जेंट मीटिंग के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर। कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जब उस ऑफिस में वो पहुंचते हैं, वहाँ पे उस रूम में जब वो दाखिल हुए तो BD पांडे ने, पंजाब के गवर्नर ने, देखा कि वहाँ पे दो लोग मौजूद हैं। एक तो थे RN काउ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रहे थे, फाउंडर रहे थे, उसके बनाने वाले, और दूसरे थे PC अलेक्जेंडर, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और साथ ही साथ में जो पंजाब थिंक टैंक था उसके एक मेंबर भी थे। तो ये दोनों यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने BD पांडे को, इन दोनों ब्यूरोक्रेट्स ने समझाना शुरू किया कि पंजाब में आखिर अब ये जो हालात हैं वो इस तरह गलत हो चुके हैं कि कुछ नहीं किया गया तो बात हाथ से निकल जाएगी, कुछ भी हो सकता है। BD पांडे को ये भी कहा गया कि हमारे पास रशियन इंटेलिजेंस है, क्रेडिबल रशियन इंटेलिजेंस हमारे पास में आई है, मिली है, और वो ये है कि 7 जून तक, ये स्पेसिफिक तारीख बताई गई कि 7 जून तक गोल्डन टेम्पल से, स्वर्ण मंदिर से, और दूसरे जो पंजाब में गुरुद्वारे हैं वहाँ से खालिस्तान को एक अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा। इसके बाद में क्या होगा, जो आगे जानकारी दी गई वो ये थी कि इसके बाद हिंदू और कांग्रेस जो MPs हैं उनका मैसेक्र होगा, उनकी हत्या की जाएगी। ये सारी चीज़ें भी आगे हो सकती हैं, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। ये भी कहा गया कि स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी भी हत्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चलेंगी, इसलिए अब कोई निर्णय लेना, कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पे जो पांडे थे, BD पांडे, पंजाब के गवर्नर, उनका असेसमेंट थोड़ा सा अलग था। उनका मानना ये था कि कुछ ऐसे लोग हैं, और साथ ही साथ प्रेस जो है, स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पे प्रेस और कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया था, जिक्र किया था कि ये लोग झूठा एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट अपने मेमोयर में उन्होंने, ये जो उन्होंने लिखा है इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया है और ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं दंग रह गया, यकीन नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। ये इंदिरा गांधी की यहाँ पे बात हो रही थी, प्रधानमंत्री की, भारत की। तो ये सब चीज़ें खैर यहाँ पे थी। उनका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इस पर अलग था, उनका असेसमेंट अलग था। खैर यहीं से इसके अलावा गवर्नमेंट के पास में कुछ और इंटेलिजेंस थी जो कि बताई गई उनको, और ये कहा गया यहाँ पे कि भिंडरावाले जो है वो खालिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट तो डिक्लेयर कर ही देगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से उसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको यहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट दिया जा रहा है इस पूरे मूवमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें सामने बताई जाती हैं और इसके बाद कहा जाता है अब वक्त है एक बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाने का। अब पंजाब के गवर्नर के साथ ये जो मीटिंग हुई, इसके बाद ही इसी दिन 28 मई का ये दिन था 1984 में, इसी दिन पर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बुलबुल बरार, जो कि 9 डिवीज़न के, मेरठ के अंदर 9 डिवीज़न के कमांडर थे, उनको तलब किया जाता है। उन्हें कॉल किया जाता है, उस समय वो अपने घर पे थे,
पैकिंग कर रहे थे क्योंकि अगले ही दिन उनको मनीला निकलना था, अपनी वाइफ के साथ में घूमने जाने वाले थे, बताया जाता है हनीमून पर जा रहे थे। तो यहाँ पे मनीला उनको जाना था, पैकिंग कर रहे थे, लेकिन सडनली जब कॉल आया और कहा गया कि अगले दिन आप दिल्ली आइए, आपसे मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है और बहुत ही अर्जेंट है, उन्होंने यहाँ से अपनी पैकिंग बंद की, सीधा दिल्ली पहुँच जाते हैं। 29 मई अगला दिन चांदी मंदिर, जो इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, दिल्ली से वो सीधा यहाँ जाते हैं। हरियाणा के आसपास में ये जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी जो छुट्टी है, जो आपको लीव दी गई थी, वो कैंसिल की जा रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आपको गोल्डन टेम्पल के अंदर से भिंडरावाले और उसके जितने भी आर्म्ड साथी हैं, जितने भी हथियारबंद उसके लोग हैं, उन सबको यहाँ से बाहर निकालना है और इस पूरे ऑपरेशन को अब आपको लीड करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी। इस जिम्मेदारी के मिलते ही बुलबुल बरार अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन इस समय जब उन्होंने पता करना शुरू किया कि ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन सामने है, किस लेवल का ये ऑपरेशन हो सकता है, उन लोगों के पास कितने हथियार हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक उनकी हमारे पास में है, तो कई अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आई। बात ये सामने आई कि जो कई लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि मंदिर के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर, ये जो आर्म लोग हैं, हथियारबंद लोग हैं, इनकी संख्या करीब 200 से 1000 के बीच में हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, 500 लोग हो सकते हैं, कुछ ने कहा अरे 1500 भी हो सकते हैं। इसके अलावा वेपन्स के बारे में भी जो जानकारी थी वो भी बहुत इनकन्सिस्टेंट थी। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ी सी उनके पास में बस सिर्फ मशीन गन्स हैं, ऑटोमेटिक राइफल्स 1-2 होंगी। इसके अलावा जो भिंडरावाले के जो लोग हैं, जो उसके साथ में रहते हैं, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, उनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं मिली है। उनके पास 303 जो राइफल है वो हो सकती है, कृपान और स्टिक्स उनके पास में है। और इसके अलावा मंदिर के अंदर जो बने हुए कंट्री मेड ग्रेनेड हैं वो उन्होंने कुछ बनाए होंगे। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें अभी तक इंटेलिजेंस जो अलग अलग थी वो सामने आई थी बुलबुल बरार के पास में। लेकिन जब उन्होंने और इस पर सर्च करना शुरू किया, बाकी लोगों से कनेक्ट किया, अपने नेटवर्क में बातचीत की, पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली बातचीत की, तब उन्हें पता चलता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो उन्हें शौक लगा था वो ये था कि उन्हें पता चला कि इस पूरे ऑपरेशन के अंदर ये जो मंदिर के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर भिंडरावाले के सारे आर्म्ड साथी हैं, उनको जो लीड कर रहे हैं वो दरअसल उनका नाम है मेजर जनरल शाबेग सिंह। अब मेजर जनरल शाबेग सिंह का जैसे ही नाम सुना बुलबुल बरार ने, तो वो शौक इसलिए हो गए थे कि वो दरअसल बरार के ट्रेनर भी रहे थे और एक वॉर हीरो थे। भारत की पहले की जो लड़ाइयाँ रही थी, जंग रही थी पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत बड़ा काम कर चुके थे, सेना से ही आते थे मेजर जनरल शाबेग सिंह। तो उनकी लीडरशिप में ये जो करीबन सारे आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं स्वर्ण मंदिर के अंदर, इन सबको उन्होंने ट्रेन किया हुआ है और कम से कम 2000 से ज़्यादा फाइटर्स हैं, ऐसी उनकी एक पूरी सेना बना दी है। बुलबुल बरार के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग टर्न था जब उनको पता चला ये सब चीज़ें। इसके अलावा उनको वेपन्स के बारे में भी पता चला। उन्हें ये सामने मिली इन्फॉर्मेशन, एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, कि मीडियम और लाइट मशीन गन्स उनके पास में है। 2000 लोगों की करीबन ये फौज बना रखी है वहाँ पे शाबेग सिंह ने। ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं जो कि आर्म्ड कैरियर्स को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। यहाँ से बुलबुल बरार ये समझ चुके थे कि ये जो ऑपरेशन है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाने वाला है। अब करीबन 2 दिन यहाँ से निकलते हैं और 31 मई का दिन आता है। ये वो दिन था जब दरअसल ये भी सामने आई चीज़ कि पंजाब में सिर्फ खालिस्तान मूवमेंट नहीं, इसके अलावा भी कई और चीज़ें चल रही थी, कई और टेंशन्स थे और सरकार के ऊपर जो दबाव था वो चारों तरफ से ही पड़ रहा था। हुआ क्या कि यहाँ पे 31 मई के आसपास की ये बात बताई जाती, इनफैक्ट इसी दिन की ये बात बताई जाती है कि अकाली मोर्चा के एच.एस. लोंगोवाल, संत एच.एस. लोंगोवाल ने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि हम पंजाब से जो अनाज है उसको बाहर जाने नहीं देंगे। दरअसल उनकी कुछ डिमांड्स थी और उन डिमांड्स को लेकर लगातार उनकी पिछले कई दिनों से अकाली लीडर्स की, जो लोंगोवाल की और बाकी जो और लीडर्स थे, उनकी बात जो थी सरकार के साथ में, इंदिरा गांधी के साथ में, कैबिनेट के साथ में चल रही थी। डिमांड कुछ इस तरह की थी उनकी कि एक तो पंजाब के लिए ज़्यादा पानी दिया जाए, चंडीगढ़ जो है उसका ट्रांसफ़र पंजाब में किया जाए पूरी तरह से, अमृतसर सिटी जो है उसको सेक्रेड प्लेस का, पवित्र स्थल का दर्जा दिया जाए, जिससे कि यहाँ पे शराब और तंबाकू है उसको पूरी तरह से बैन किया जाएगा। और एक और चीज़ कि गोल्डन टेम्पल जो है वहाँ पे जो गुरबानी चलती है, पवित्र गुरबानी, तो उसका जो टेलीकास्ट है वो लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनकी थी। और इसके अलावा एक स्पेशल एक और डिमांड उन्होंने की थी यहाँ पे कि फ़्लाइट में जब भी कोई ट्रैवल करते हैं जो सिख हैं, तो उनकी कृपान जो है उसको ले जाने की परमिशन यहाँ पे उन्हें मिलनी चाहिए। ये सारी की सारी डिमांड्स थी और इस पर बहुत दिनों से जो चर्चा थी उनकी चल रही थी सरकार के साथ में भी। लेकिन अब ये वो समय आ चुका था, इनफैक्ट जब सरकार कुछ और प्लानिंग कर रही थी और उस प्लानिंग के बीच में अचानक 31 मई 1984 को ये ऐलान कर दिया जाता है एच.एस. लोंगोवाल के द्वारा। अब यहाँ पे इस डिमांड पर तो कोई अचानक से सरकार का रिवर्ट नहीं आया, लेकिन करीब 2 दिन यहाँ से निकले। 2 जून 1984 आता है। दूरदर्शन पर और बाकी जो रेडियो स्टेशंस थे
उनके जो प्रोग्राम्स लोग सुन रहे थे देश भर के अंदर, अचानक वो प्रोग्राम जो थे, चाहे वो दूरदर्शन के ऊपर चल रहे हैं, रेडियो स्टेशन के ऊपर चल रहे हैं, वो अचानक से इंटरप्ट होते हैं, अचानक से वो प्रोग्राम रुकते हैं और एक अनाउंसमेंट होता है। ये अनाउंसमेंट हुआ सभी जगह पर, रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर, कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो हैं शाम के 8:30 बजे पूरे नेशन को, राष्ट्र को संबोधित करेंगी, एड्रेस करेंगी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो लोग अब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, उत्सुक थे, क्योंकि सभी की नज़र जो थी वो पंजाब के ऊपर बनी हुई थी। हालात जो देश में चल रहे थे, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इनफैक्ट दूरदर्शन पे न्यूज़ देखते हुए लोगों को पता चल रहा था कि पंजाब के अंदर कितने भयावह माहौल जो है वो बना हुआ है। तो रात के 8:30 बजे सारे ही लोग, पूरा भारत एक तरह से रेडियो और अपने टीवी के सामने यहाँ पे बैठ जाते हैं, दूरदर्शन लगाकर सुनना चाह रहे थे कि आखिर उनकी प्रधानमंत्री कहने क्या वाली हैं, क्या वो बताने वाली हैं। लेकिन 8:30 बजे समय निकल गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो उस निर्धारित समय के ऊपर लाइव आई ही नहीं, वो उनका कोई टेलीकास्ट हुआ ही नहीं। और इनफैक्ट हुआ ये कि क्योंकि कोई प्रोग्राम पहले से और दूसरा लगा नहीं था, तो जो टीवी स्क्रीन्स थी वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। खैर, यहाँ से समय निकला 9:15 के आसपास की बात है, 8:30 से 9:15 हुआ, और इतने दरमियानी टाइम में इसके बाद फाइनली इंदिरा गांधी जो थी वो देश को संबोधित करना शुरू करती हैं। उन्होंने अपने इस पूरे भाषण के अंदर, जो वो टीवी पर देख रही थी, बिना किसी इमोशन के, मतलब उनका एक बहुत जो फेस बताया जाता है बहुत ही गुस्से में लग रहा था, और इस तरह का फेस था कि वो एक बिल्कुल ऐसी टोन थी जिसमें वो आदेश दे रही हैं और बता रही थी इन चीज़ों को। तो एक ऐसे इमोशन के साथ में उन्होंने ये बताना शुरू किया कि सबसे पहले तो उन्होंने ये जो अकाली मोर्चा के लीडर थे लोंगोवाल, जिन्होंने अपनी 31 मई को ही अपनी कई डिमांड सामने रख दी थी सरकार के, तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को कहा, उन्होंने कहा कि अकाली से हमारी जो अपील है वो ये है कि अपना मूवमेंट, अपना आंदोलन बंद करें। इस समय पर आपकी ज़रूरत देश को भी है। पीसफुली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ना कि इस तरह से लगातार डिमांड करते हुए, प्रेशर बनाते हुए सरकार के ऊपर। और उन्होंने इसके बाद भिंडरावाले को एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि भिंडरावाले ने अब तक जो पूरा काम किया है वो गलत है और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। उसके वायलेंट मेथड्स जो हैं, उन्होंने अब डायलॉग का, बातचीत का कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा है, उनको बंद कर दिया है पूरी तरह से। गवर्नमेंट पंजाब के अंदर, सरकार जो है पंजाब में, टेरर को बिल्कुल भी, उसका राज जो है वो चलने नहीं देगी, उसको बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूरा देश आज अब पंजाब को चिंता की नज़र से देख रहा है, एक तरह से उसको लग रहा है कि पंजाब का क्या होगा। तो ये हालात बिल्कुल भी देश में नहीं होने चाहिए। लास्ट में उन्होंने कहा कि खून मत बहाओ, नफरत छोड़ो, जय हिंद। इसके साथ उन्होंने अपना, जैसे ही ये पूरा भाषण, संबोधन, एड्रेस जो था वो ख़त्म किया, उनके इस एड्रेस के कुछ ही मिनट के बाद में स्टेट कंट्रोल रेडियो से एक अनाउंसमेंट होती है पंजाब के अंदर कि आर्मी को पंजाब भेजा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद के लिए। और यहीं से इसके बाद फाइनली अगर देखा जाए ओवरऑल, तो ये 3 जून का दिन अगला लगने वाला था, ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि आखिर कैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार अपने अंत तक पहुंचा, क्या क्या इसमें आगे हुआ, क्या राय है लोगों की इसके ऊपर। इसके पहले एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपनी करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, उसे फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टडी IQ आपके लिए AI कोर्स लेकर आया है। जैन AI कोर्स आपके लिए यहाँ पे सामने है। इसमें आपको इंग्लिश में, हिंदी में AI के बारे में सिखाया जाता है, कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसे टूल्स के बारे में सिखाया जाता है जिनसे आप ऑटोमेशन, प्रॉम्प्टिंग, ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को मजबूत करेंगे, अपने करियर में आप जो ग्रोथ है उसको अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कोर्स है, यहाँ पे आपको 40 आवर्स की लाइव क्लास मिल जाती है, साथ ही साथ में कई सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं जिससे कि आप अपना खुद का AI कंटेंट स्टूडियो बना सकते हैं। इनफैक्ट सारी ये चीज़ें जो हैं फ्री टूल से भी आपको यहाँ सिखाई जा रही हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको स्क्रीन पर जो बैचेस दिख रहे हैं वो जल्दी शुरू होने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए। तारीख आपको दिख रही होगी इस वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का। परचेज़ करिए, BJ Live कोड लगाइए सबसे बड़ा डिस्काउंट के लिए, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब शुरुआत करते हैं अपने इस एपिसोड की। तो अब अगला दिन आता है 3 जून 1984 का, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व था तो उस वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे, ये बताया जाता है। कई लोग इसमें श्रद्धालु थे जो रेगुलर आते थे स्वर्ण मंदिर में, वो लोग शामिल थे। अकाली दल के जो वर्कर्स थे वो भी शामिल थे। बताया जाता है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी अकाली दल के, जो अपनी पार्टी की डिमांड्स के लिए अरेस्ट होने का प्लान बना रहे थे। तो सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस बीच में आर्मी भी अब अमृतसर पहुंच चुकी थी। ये बात भी लोगों को भनक थी, तो इसके बारे में भी चर्चाएं हो रही थी, बातें हो रही थी। रात के 8 बजे करीबन, ये जो पूरा दिन था वो निकलता है, लेकिन रात के 8 बजे के आसपास में स्वर्ण मंदिर के अंदर थोड़ी सी भगदड़ होना शुरू होती है। हुआ क्या था कि अचानक से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बताया कि अमृतसर में
36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। जैसे ये कर्फ्यू लागू होने का ऐलान हुआ, इसके बाद आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को घेरना शुरू किया, उसका घेराव किया। ये देखते ही जो दर्शनी देवरी पर जो एक लाइन लगी थी लंबी कतार श्रद्धालुओं की, वो सब यहाँ से वहाँ अपने वापस मेन गेट की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। एग्जिट गेट्स की तरफ वो भागने लगे। आसपास के जो गांव थे उन तक भी ये खबर क्योंकि पहुंच चुकी थी कि आर्मी यहाँ पहुंच चुकी है, मंदिर का घेराव कर लिया है। इस वजह से जितने भी परिवार थे, कई ऐसे गांव थे जहाँ के कई सारे ऐसे परिवार अपने बैग पैक करके उन्होंने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। मेजर जनरल बराज, जिनको ये पूरी जिम्मेदारी इस ऑपरेशन की दी गई थी, गोल्डन टेम्पल का जब उन्होंने घेराव किया यहाँ पे, और आर्मी जो थी उसकी कई सारी ऐसी टुकड़ियाँ उन्होंने डिवाइड की जो कि अलग अलग गाँव में भेजी गई, क्योंकि उन्हें ये भी देखना था कि कहीं पे कोई ट्रबल के साइंस तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो बाहर से थोड़ी दूरी से कुछ मुसीबत बढ़ा सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, माहौल को टेंस कर सकते हैं या फिर हिंसा कर सकते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने आर्मी की कुछ टुकड़ियों को भेजा। एक पूरी टुकड़ी थी आर्मी की जो मंदिर को घेराव करके उसका खड़ी हुई थी। कई ऐसे लोग थे जिनको पुलिस के साथ में अरेस्ट भी किया गया, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए यहाँ पे कस्टडी में लिया गया, जिनके ऊपर शक हुआ कि वो ऐसी हिंसा कर सकते हैं। साथ ही साथ अब सारे के सारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे वो बंद कर दिए गए थे। टीवी ब्लैंक था क्योंकि कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी। ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर पंजाब के बारे में कोई भी जो न्यूज़ थी वो यहाँ पे बताने से मना कर दिया गया था। वो कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं जा रहा था। दूसरी चीज़ ये भी थी कि न्यूज़पेपर जो थे उनका सर्कुलेशन बंद कर दिया था 3 जून के बाद से, जब तक ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला है। अगला दिन आता है जब ये सब चीज़ें देख ली गई, अब बाहर ये सब जो चीज़ चल रही है, इनकी जो खबर थी वो अंदर भी गई, भिंडरावाले के पास में गई। तो अगला दिन 4 जून 1984 को सुबह के 10 बजे भिंडरावाले ने अपनी वॉर काउंसिल थी उसकी मीटिंग बुलाई, जो स्वर्ण मंदिर की इमारत है उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर पर ये जो मीटिंग थी उसको बुलाया जाता है, और उसमें सारे ही उसके जो बाकी और लीडर्स थे उसके साथ के आर्म्ड जो हथियारबंद साथी थे, उन सब के साथ में उसने मीटिंग के करते हुए ये कहा कि सरेंडर का कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, क्योंकि हम सरेंडर नहीं करेंगे। जितना हो सके अपने फॉलोअर्स को उसने ये कहा कि जितना हो सके उतना ज़ोर से आर्मी से भिड़ना, उतना ज़ोरदार विरोध करना। इंदिरा गांधी का यहाँ पे मजाक भी बनाया गया इस मीटिंग में। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने ये कहा कि जो सिख शेर हैं, सिख शेरों से कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है सामने टिकने की। ये सब चीज़ें यहाँ पे बातें हुई। इसके बाद जो फॉलोअर्स थे जो भिंडरावाले के साथ में थे, दरअसल उनको यहाँ पे यकीन था कि जैसे ही आर्मी की एक्शन की खबर जो है वो आसपास के गांव में पहुँचेगी, बाकी जो 1000 लोग हैं वो अमृतसर का घेराव कर लेंगे, उसको घेर लेंगे इस सिटी को पूरी, और गवर्नमेंट को अपना ये जो ऑपरेशन है वो बंद करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद थी कि बाकी जो लोग हैं आसपास के वो इस पूरे शहर का घेराव करेंगे, आर्मी ऑपरेशन बंद कर देगी। खैर ऐसा कुछ बाद में हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पे जब ये सब चीज़, ये वॉर काउंसिल की मीटिंग हुई 4 तारीख को भिंडरावाले की अपने बाकी साथियों के साथ, इसके बाद इन लोगों ने भी अपनी पोजीशंस ले ली, पूरे स्वर्ण मंदिर के ऊपर पोजीशन ली। शाहबेग सिंह जो थे, जिन्होंने पूरा 2000 लोगों की ये पूरी आर्मी बनाई हुई थी फौज अंदर भिंडरावाले के साथ में, उन्होंने हर एक कॉर्नर में एक एक जो इनका हथियारबंद मिलिटेंट था, जो साथी था, उसको यहाँ पे तैनात किया, उसको पोजीशन किया गया हथियारों के साथ में। बंकर्स बनाए गए थे, पिल बॉक्सेस बनाए गए थे। आप ये सोचिए ये सारी चीज़ें थी, हाई राइज जो बिल्डिंग्स थी अलग अलग जगह, वहाँ पे तैनात किया गया था। वाटर टैंक के ऊपर तैनात किया गया था लोगों को, निशाना एकदम लगाकर लोग बैठे हुए थे आर्मी के ऊपर। गोल्डन टेम्पल का जो मार्बल फ्लोर था, कई जगह ऐसी थी जहाँ पे वहाँ से मार्बल्स को निकाल के, टाइल्स को निकाल कर वहाँ पे अंदर खोद कर मशीन गन्स को रखा गया था, और उतनी ऊंचाई के ऊपर इंच पर मशीन गन की जो नली थी उसको लगाया गया था, जिससे कि उन्हें ये जानते थे कि आर्मी जो है वो क्रॉल करके भी आ सकती है। तो अगर क्रॉल करके आएगी तो यहाँ पे डायरेक्टली उसके ऊपर ज़ोरदार हमला जो है वो किया जाएगा। तो सारी इनकी प्रिपरेशन भी पूरी थी। अगला दिन आया 5 जून 1984 का। रात के 8 बजे के आसपास की बात बताई जाती है। फाइनली जब आर्मी और ये जो इसके पहले भी लगातार में कुछ गोलीबारी हुई भिंडरावाले के जो साथी थे उनके और आर्मी के बीच में, लेकिन यहाँ पे फाइनली रात के 8 बजे इंडियन आर्मी का एक कॉलम जो था वो कोतवाली पुलिस स्टेशन से, गोल्डन टेम्पल से जो करीब से 400 मीटर की दूरी पर था, वहाँ से आगे बढ़ना शुरू होता है। वहाँ से आगे बढ़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, और उसके बाद घंटा घर का जो एंट्रेंस है उसके सामने वाले जो चौराहा है, जैसे ही वहाँ की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है तो उसके बाद ये जो कॉन्वॉय था, एक इस तरह का कॉन्वॉय दिख रहा था जिसके आगे 16 कैवलरी के 3 विजयन टैंक थे। कॉन्वॉय के साथ में मैकेनाइज इन्फेंट्री के जो 4 BMPs हैं वो भी शामिल थे, और कई सारे सैनिक। ये फाइनल ऑपरेशन जो था
वो ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक चित्र है जो अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ से ये ऑपरेशन फाइनली शुरू हो रहा था। सेना अब पूरी तरह से मंदिर के अंदर जाने वाली थी। अब ये अगला दिन जो आया 6 जून का, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, हैवी कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ की हुई। आर्मी और भिंडरावाले के जो आर्म्ड साथी थे, जो मिलिटेंट्स थे बाकी, इन लोगों के बीच में लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई और दोनों ही तरफ के लोग मारे गए। यहाँ पे देखा ये गया कि जो भिंडरावाले की तरफ से जो डिफेंसिव पोजीशंस हैं उनको ब्रीच आर्मी शुरुआत में नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे टेम्पल के कॉरिडोर्स के अंदर भी कई सारे सैनिकों ने जाना शुरू किया। यहाँ पे जब वो जाते हैं तो यहाँ मैन टू मैन जो कॉम्बाट है वो भी इन लोगों के बीच में हुआ है। कई सारे ऐसे मिलिटेंट्स थे जिनको मारा गया। फाइनली ये जो अकाल तख्त था जहाँ पे भिंडरावाले छुपा हुआ था, वहाँ तक जाना अभी मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद भिंडरावाले और उसके इनफैक्ट सारे ही जो टॉप आदमी थे वो यहीं पे मौजूद थे, यहीं पे हाइड कर रहे थे, छुपे हुए थे। सुबह के 3 बज जाते हैं, अगला दिन भी लग चुका था। आप देखिए कि 7 तारीख आ चुकी है, 6 जून का पूरा दिन निकला, 7 जून आ गया है। सुबह के 3 बजे बताते हैं कि बहुत हैवी लॉसेस हो चुके थे लगातार चलती हुई फायरिंग से। इसके बाद ये भी परमिशन मांगी गई कि टैंक्स को डिप्लॉय किया जाए गोल्डन टेम्पल में और उसके बाहर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें चलती हैं, दोनों तरफ से हैवी फायरिंग चलती है। लेकिन 3 बजे से और सुबह के 5 बजे के बीच का जो वक्त था, सेना पूरी तरह से मंदिर के अंदर क्योंकि जा चुकी थी, अकाल तख्त तक भी उस जगह भी पहुंच चुकी थी। और इसके बाद अर्ली मॉर्निंग का वो समय बताया जाता है कि फाइनली जो ऑपरेशन था वो ख़त्म हुआ। किस तरह से कि यहाँ पे भिंडरावाले को उसके सारे ही टॉप जो आर्म्ड मिलिटेंट थे उनको मार दिया गया था। सेना ने पूरी तरह अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया था। कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से ही हुई। टोटल 575 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा बताया जाता है। लेकिन जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्लेम ये है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, इंक्लूडिंग सिविलियंस, सिख मिलिटेंट्स, आर्मी पर्सनल्स। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। अब ये जो ओवरऑल ऑपरेशन ब्लू स्टार रहा, इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा से कई अलग अलग लोगों के अलग अलग इस पर राय सामने आती है। ये बताया जाता है, जो सरकार का पक्ष लेके सामने बात करते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशंस थी कि खालिस्तान एक स्टेट बनाया जाने वाला है जल्दी, पाकिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट है और इंदिरा गांधी के पास भारत की जो सेफ्टी है और इंटीग्रिटी है उसके लिए सॉलिड रीजन थे इस तरह का एक एक्शन लेने का जो उन्होंने लिया और वो ठीक है। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं सामने कि इंदिरा गांधी अपने आप को आयरन लेडी की जो उनकी छवि थी उसको एक बार फिर से रिवैम्प करना, उसको एक्टिव करना चाहती थी। और पंजाब में जो हिंदू रह रहे हैं टेरर के साए में, आतंक के साए में लगातार, उनके प्रोटेक्टर की तरह खुद को दिखाना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया था, बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया। तो इस पे कई अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों की राय है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको बता दिया है कि आज ये ऑपरेशन ब्लू स्टार खैर हुआ कैसे था, इसकी प्लानिंग किस तरह से की गई थी। इस पर एक और डिटेल एपिसोड आपके लिए बनाया गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ब्लैक थंडर दोनों को उसमें कवर किया गया था। इनफैक्ट उसका मेन फोकस ये था कि अजीत डोवाल साहब का क्या रोल रहा है ब्लैक थंडर के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा हिस्ट्री के तौर पर उसको लिया गया है वहाँ पे। खैर यहाँ कुछ सालों के बाद ही 1984 में आपको पता है कि इसके ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ। प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी भारत के। कुछ सालों के बाद एक बार फिर से गोल्डन टेम्पल में जो आतंकवादी थे, जो मिलिटेंट्स थे, उन्होंने शरण ली, जाके यहाँ पे जाके छुप गए। राजीव गांधी इस बार प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो था उसको लॉन्च किया। और इस बार इस ऑपरेशन में सख्त ऑर्डर ये थे कि इस बार जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उन्होंने पूरे गोल्डन टेम्पल का घेराव किया, लेकिन सप्लाई लाइंस जो थी, पावर की सप्लाई जो थी, फूड सप्लाई थी, पानी था, ये सब बंद कर दिया। तो यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत अलग थी। और इसका निष्कर्ष निकल के सामने क्या आया कि सक्सेसफुल जो ब्लॉकेड था जो किया गया आर्मी के द्वारा, 200 से ज़्यादा जो मिलिटेंट थे, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे, उनको बिना किसी आर्म्ड इन्वेजन के पकड़ा गया, बिना किसी इस तरह से कि गोल्डन टेम्पल में सेना अंदर गई हो, ऐसा करना नहीं पड़ा और इनको पकड़ा गया। उन्होंने सरेंडर भी किया, काफ़ी सारे लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने सरेंडर किया। तो ये एक दो अलग अलग ऑपरेशंस हैं जो कि 84 और आप देखिए कि यहाँ पे 87 शायद 86-87 में ये ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें रहीं। कहा यह भी जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे अगर ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार को अगर किया जाता तो आज हालात कुछ और होते। गोल्डन टेम्पल के अंदर सेना को नहीं भेजना पड़ता और उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर थोड़ी और अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाई जाती। खैर आपकी इस पर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्या व्यू पॉइंट है वो ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो आपके हमारे बीच में होता रहे। बाकी ये जो बैच है AI का ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके करियर की ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। आपको
और बड़ा जो आपके गोल हैं उनको अचीव करने में मदद देगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से करना है आपको बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए। VJ लाइव कोड लगाते ही एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। इस प्राइस के ऊपर भी आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, अपने करियर को एक बढ़िया अच्छी जो है ग्रोथ वो देंगे। अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।